हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिनों से पॉलिटी का वीडियो आपके सामने मैं नहीं ला पा रहा था, लेकिन फिर से मैं आपके सामने लेके आया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये संविधान का संशोधन। तो हम बात करते हैं कि जितने भी संविधान के संशोधन हुए हैं, क्या हमें सभी संशोधनों को पढ़ना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कुछ ही मैं बताऊंगा, लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि 99% चांसेस हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन जो बनेंगे वो वहीं से बनेंगे। इसलिए हमें सभी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट को कलेक्शन करके मैं लाया हूँ, कलेक्ट करके आपके पास, और आप उनको पढ़िए। आइए बात करते हैं। पहला संविधान संशोधन अधिनियम जो सबसे पहला था वो आया था 1951 में 1951 में। ठीक है, इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। और राष्ट्रपति थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद जी। उसी समय की बात बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में ही 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। और क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि अभी तो 1949 में लागू हुआ जाके, तो अचानक से क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि फिर से हमें संविधान संशोधन लाना पड़ा। तो यहाँ लाने की ज़रूरत पड़ी कि जो भूमि विधियों की संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियम था, उसके लिए जोड़ा गया यहाँ पे 9वीं अनुसूची। किसके लिए? भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए ये संशोधन किया गया था, और यहाँ पे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, पहले ही संविधान संशोधन में क्या किया गया? 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। साथ ही साथ एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया। कहाँ पर? सरकारी नौकरी में। ठीक है, सरकारी नौकरी में इनको आरक्षण दिया गया। तो ये जो है मेन था पहला संविधान संशोधन। जो हमें अगला पढ़ना है वो दूसरा ना पढ़ के सीधे आना हमें 7वें पर, क्योंकि दूसरा तीसरा चौथा वैसे देखेंगे तो देखो यार सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जितना बता रहा हूँ आप उतना पढ़ते चलिए। 7वां संविधान संशोधन ये आया था 1956 में। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन कितने में? 1956 में। और यहीं पे हुआ था राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन। कुल 4 ग्रुप बनाए गए थे, ए, बी, सी और डी। तो इन चारों ग्रुपों को जो है समाप्त करके 14 नए राज्यों को और 6 केंद्र शासित यानी संघ शासित प्रदेशों को बनाया गया। शुरुआत में, सबसे पहले शुरुआत में कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जब ये नहीं थे ना, इसके पहले जो राज्य थे वो 4 ग्रुपों में बटे हुए थे, ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर ए, बी, सी, डी को समाप्त करके, ग्रुपों को समाप्त करके 14 नए राज्यों का जो है हमारे सामने अस्तित्व आया और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का। अभी तो वर्तमान में 29 राज्य हैं। तो धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे जो है ये 14 से संख्या बढ़ के 15, 16, 17 ऐसे करते करते 29 तक बनती है संख्या। ठीक है, और संघ शासित जो है वो 7। तो वहाँ पे कैसे होता है, कौन सा राज्य नया आता है, तो इसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। तो ये जो हुआ था, ये हुआ था 7वां संविधान संशोधन में। और कितने में? तो 1956 में। 1956 में दोस्तों दूसरा कार्यकाल चालू हो गया था जवाहरलाल नेहरू जी का, और उसी समय की बात है। इसी समय जस्टिस फजल अली शाह ये नाम है। ठीक है, इनके ये आयोग के अध्यक्ष थे, जस्टिस फजल अली शाह आयोग ये अध्यक्ष थे। इनकी सिफारिश पर ही भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इन्होंने कहा कि हमको जो राज्य बनाने हैं ना, वो भाषा के आधार पर बनाने चाहिए। मतलब एक तरह के बोलने वाले लोग एक जगह पे होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा था। क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसे क्या होता कि आंध्र प्रदेश को हम बांट नहीं पाते, आंध्र प्रदेश के लोग मान लीजिए तेलुगु बोलते हैं, तमिल बोलते हैं तेलुगु, और तमिलनाडु के लोग तेलुगु बोलते हैं, कर्नाटक वालों की अलग भाषाएं हैं, केरल वालों की अलग भाषाएं हैं, और ऊपर जाएंगे गोवा साइड आएंगे तो वहाँ कोंकणी वगैरह बोला जाता है, महाराष्ट्र में आ जाएंगे मराठी बोला जाता है। तो अगर ये आधार न बनाया जाता, भाषा के आधार पर अगर राज्यों का बनाने का डिसीजन नहीं लिया जाता तो बड़ा दिक्कत होता। आखिर किस आधार पे लेते हैं? ठीक है, तो जैसे और देश बटे हैं, छोटे छोटे राज्य बराबर बराबर हिस्से में बांट देते, तो फिर ऐसे सही नहीं हो पाता। तो भाषा के आधार पर बांटा गया, और पहली बार भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन हुआ वो किस आयोग की अध्यक्षता में हुआ? तो नाम आपको याद रखना है, फजल अली शाह आयोग। ठीक है, और जो पहला राज्य बना भाषा के आधार पर वो बना था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। अच्छा, कुछ काम और हुए थे यहाँ पर। अनुच्छेद 230 और 231 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 230 और 231 में संशोधन किया गया। और क्या हुआ यहाँ पे कि 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, इसका उपबंध किया गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? देखिए, अचानक से अभी जब हम राज्य बनाने का डिसीजन ले रहे हैं तो अचानक से सब कुछ बदल तो नहीं सकते हैं ना।
जैसे मान लीजिए कभी हाल ही में हमने देखा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तो क्या हम तेलंगाना के लिए तुरंत ऑन द स्पॉट हम अलग हाईकोर्ट बना लेंगे, या अलग पुलिस हेडक्वार्टर, अलग हर एक चीज़ अलग बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे, तुरंत नहीं कर सकते। उस सारे सिस्टम को बांटने में थोड़ा सा समय लगेगा। इसकी वजह से ये यहाँ पे नियम बना कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, क्योंकि हमने बांटा राज्यों को है और उनको चलाने की जिम्मेदारी एक जगह से अभी कुछ दिनों तक हैंडल की जा सकती है, तो ऐसा नियम बना। फिर आया, हम बात करते हैं अगला 15वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1963 में। संजोग है दोस्तों, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री चुने गए। कौन फिर से? वही जवाहरलाल नेहरू जी। और यहाँ पे देखिए 1963 आ गया। आयु जो थी वो 60 वर्ष से बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 62 वर्ष। ठीक है, जो 60 वर्ष की आयु थी वो बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। किसकी? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे उनको सेवानिवृत्ति किया है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अभी कुछ ही समय पहले हमने ये कहा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो आप बताओ कि प्रेशर ज़्यादा होगा या प्रेशर कम होगा? जाहिर सी बात है, एक हाई कोर्ट पे अगर 2-2 राज्य के लोग आ जाएं, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद है, अभी इलाहाबाद हैंडल करता है पूरी यूपी को, और मैं इसको बोल दूं कि आप उत्तराखंड को भी हैंडल करो, आप एमपी को भी हैंडल करो, तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना। तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिर ऐसे में जो जज होंगे उनकी कमी हो जाएगी। तो इसके लिए याद करने की ट्रिक है, फिर तो कमी हो जाएगी, तो इसलिए उनका कार्यकाल जो 2 साल और बढ़ा दिया गया कि भैया आप लोग 62 साल पे रिटायरमेंट लीजिए, 2 साल और सेवा कर लीजिए। तो ये हुआ था 15वां संविधान संशोधन में। ठीक है, और हाईकोर्ट वाली बात थी 7वें में। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आइए अगला बात करते हैं। अगला हमारे पास है 24वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1971 में। इसके पहले ही मृत्यु हो चुकी थी जवाहरलाल नेहरू जी की, और कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारीलाल नंदा आ चुके थे, और फिर उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए थे और वो भी हट चुके थे। 1971 में जो इंदिरा गांधी आ चुकी थी। ठीक है, 1971 में बात करते हैं। 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया, और इसमें क्या नियम बना कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई। संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई। देखिए, जब तक इंदिरा गांधी का शासन रहेगा ना, तो अगर आपने मैंने वीडियो बनाया था मौलिक अधिकारों के लिए एक जंग, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ से 4-5 साल की स्टोरी, वहाँ से आपको बहुत बेहतर समझ में आएगी। तो एक बार जरूर से आप वीडियो देखिएगा, मौलिक अधिकारों के लिए जंग, एक मैंने वीडियो बना के रखा है, पॉलिटी के प्लेलिस्ट में ही होगा, उसको आप देखिएगा कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में इंदिरा गांधी ने किस तरह से क्यों उनको ऐसा लगा कि बार बार वो संशोधन के लिए मांग उठा देती थी, और करती भी थी, क्योंकि भाई वैसी लेडीज़ थी तो उनको ये सारी चीज़ पसंद थी करना और शक्ति का प्रदर्शन करना, तो इसकी वजह से ऐसा था। 24वां संविधान संशोधन जो 1971 में आया, इंदिरा गांधी ने ये प्रोवाइड किया, ये शक्ति दिया कि संसद जो है वो संविधान का संशोधन कर सकती है, और अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 368 के तहत, 368 तो हम लोग जानते हैं, अनुच्छेद 13 को भी याद रखिएगा। तो ये यहाँ पे मूल बात रही। 26वां संविधान संशोधन हुआ 1972 में, ठीक 1 साल बाद। 24वां के बाद सीधे 26वां की बात करते हैं। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि इंदिरा गांधी ही थी जो प्रीवी पर्स तथा विशेषाधिकार थे। ठीक है, प्रीवी पर्स तथा विशेषाधिकार थे। मैं बताऊंगा आपको स्टार्टिंग में कि प्रीवी पर्स क्या होता है। ठीक है, तो प्रीवी पर्स तथा विशेषाधिकार अनुच्छेद 363 का जोड़ करके समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 363 का जोड़ करके इस विशेषाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ध्यान समझिएगा, माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ का मामला आया था। यहाँ पर माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ का मामला आया था। तो मैं चाहूँगा एक बार आप वो वीडियो खोलकर देखें और वहाँ से आपको डिटेल में पता चल जाएगा। 35वां संविधान संशोधन ये आया था 1974 में। 1974 में अभी भी वही थी, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। अभी हमने पीछे पढ़ा कि कुल 14 राज्य बनाए गए थे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हमने बोला था कि कैसे 29 तक जाएंगे, देखते हैं। तो देखिए कार्यक्रम शुरू हो गया है। अभी सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, और अगले में ठीक 35वें में आपको पहली बार जो है ये 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो हमारे एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन इसके बारे में। तो क्यों इसी को पूछता है? क्योंकि स्टार्टिंग में 14 को तो बना दिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद काफ़ी समय तक मामला साइलेंट रहा, और जब बात आई 1975 में इंदिरा गांधी के समय में, तो फिर से जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया फर्स्ट टाइम सिक्किम को। ठीक है, तो ये देखिए। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन, ये 1976 में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी हम शुरू से जितना भी पढ़ रहे हैं उन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। 100% गारंटी कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ यहीं से आते हैं।
इसको ना लघु संविधान बोला जाता है या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो ऐसे तो बोला नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रीजन है इसके पीछे, भाई कोई बड़ा रीजन होगा, क्योंकि लघु संविधान बोलना किसी चीज़ को ये पचती नहीं बात, अगर बोला गया है तो कोई ठोस रीजन होगा। तो रीजन क्या है, आप रीजन को समझिए। जो हमारी प्रस्तावना है ना, उस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, उस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, एक है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। तीसरा है अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, आपके एग्जाम में यही वाला पॉइंट चेंज करके धर्मनिरपेक्ष दे देता है और आपसे जानना चाहता है कि यह सही क्या है। तो याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया कहाँ, प्रस्तावना में। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँगा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो आपके एग्जाम में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो अमेरिका या तो यूएनओ के चार्टर से। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो आप यूएनओ के चार्टर मार सकते हैं, अगर यूएन का चार्टर नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अमेरिका को टिक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आइए इसके बाद, चलो अभी तो खाली प्रस्तावना में चेंजिंग हुई है, इसके बाद 2 नए अध्याय भी जोड़े गए, 4 और 14। तो 4 14 तो बिल्कुल आसान है, 4 और 14 2 नए अध्याय जोड़े गए, साथ ही साथ 9 नए अनुच्छेद भी जोड़े गए। कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 9 नए अनुच्छेद। अध्याय 2 जोड़े गए 4 और 14, जबकि अनुच्छेद 9 जोड़े गए और 52 में संशोधन भी किया गया। तो अनुच्छेद 52 में, जिसके वजह से इसको बोला गया क्या, इसको बोला गया लघु संविधान। इतना सारा चेंजिंग, इतने सारे चीज़ को जोड़ना, इसीलिए बोला गया लघु संविधान है। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, इसी समय शिक्षा को कहाँ शामिल कर लिया गया, समवर्ती सूची में शामिल किया गया। साथ ही साथ 31 ग में भी संशोधन कर, कहाँ पे, 31 ग में भी संशोधन करके नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई। तो आपसे पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है, तो आपका जवाब क्या होगा, 31 ग पे। जबकि 31 ग क्या है, आपके मौलिक अधिकार में आते हैं ना, मौलिक अधिकार आता है 36 तक, ठीक है, सॉरी 35 तक, 36 लेके 51 तक आपका क्या आ जाएगा, नीति के राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो 31 ग में दिया गया है क्या, मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई, किसको, नीति निर्देशक तत्वों की। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों कुछ है नहीं, ये किसी भी राज्य को कल्याणकारी राज्य, एक अच्छा राज्य बनाने के लिए ये कुछ इसमें से नियम दिए गए हैं। राज्य चाहे तो उसको माने, राज्य चाहे तो ना माने। जैसे मैं कहूँ कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, धर्म का साथ देना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको अच्छा बनाती हैं, लेकिन आप इसको मानने के लिए बात तो है नहीं, आपका मन हो मानो, आपका मन है मत मानो। ठीक उसी तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य को एक अच्छे राज्य बनाने के लिए बहुत सारे बातें बताई गई हैं। तो कई राज्य उन बातों को मानते हैं, कई नहीं मानते हैं, हालांकि उस पर कोई कानून नहीं है। तो इसी तरह से कहा गया कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको मौलिक अधिकारों पर भी वरीयता दे दी गई। नीति निर्देशक तत्वों में एक अनुच्छेद और है 39 क, ठीक है, जैसे मौलिक अधिकारों में भी संशोधन देखा हमने, उसी तरह से नीति निर्देशक तत्वों में 39 क में जोड़ा गया यहाँ पे क बना करके अलग से, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मतलब सभी व्यक्तियों के साथ एक समान न्याय होगा। ऐसा नहीं कि अमीर गरीब ऊंच नीच जैसा कुछ भेदभाव हो, जाति देखकर भेदभाव हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। अगर किसी को अपने तरफ से लायर रखने के लिए पैसे नहीं हैं, वो केस नहीं लड़ पा रहा है, तो सरकार उसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगी। तो ये नियम जो बने थे ये 39 क के दौरान बने थे, 39 क में बनाए गए हैं, जो कि राज्य के नीति तत्व के अंतर्गत आते हैं और इनको जोड़ा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 39 क। इसके बाद जो है आपके 43 क, ठीक है, 43 का यहाँ पे देख लीजिए। 43 का में क्या है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, मतलब जो कर्मचारी होते हैं किसी कंपनी के ना, वो कंपनी के कार्यों में यानी कंपनी के मैनेजमेंट में भी उनकी भागीदारी होगी, ये बताया गया 43 क में। ठीक है, इसके बाद 48 का भी जोड़ा गया, ये संबंधित था पर्यावरण की रक्षा से, मतलब हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा करें, ये भी जोड़ा गया। तो ये सारी बातें जोड़ी गई थी 42वां संविधान संशोधन में। सन याद रखिएगा 1976। इतना ही नहीं दोस्तों, संविधान में भाग 4 का जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। मैंने आपको बताया था कि मौलिक कर्तव्य जो हैं ये सोवियत संघ रूस से लिए गए थे, हालांकि सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, लेकिन नाम तो नाम होता है, नाम आप याद रखोगे।
सोवियत संघ रूस से लिया गया है। 10 मौलिक कर्तव्य थे और स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इसको शामिल किया गया था। वर्तमान में फिलहाल 11 हैं। आगे चल के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए भी जो है शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया माता पिता के द्वारा कि नहीं, माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि उन्हें बच्चों को शिक्षा दिलाएं, तो इसको भी जोड़ दिया गया। इसकी वजह से 11 हो गए, नहीं तो शुरू में जो है 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, 4 क में ये जोड़ा गया कैसे, वही मैं बता रहा हूँ आपको। याद रखिएगा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 42 याद रखिएगा, 42। ठीक है, 42। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, बाध्य नहीं, बाध्य होगा, क्योंकि यहाँ कुछ इशू हो गया था आपातकाल को लेकर के, और इस तरह से कुछ ऐसी इश्यूज बन रहे थे। मैंने कहा ना आपसे, एक बार आप वहाँ का वीडियो देखिए, मौलिक अधिकारों के लिए एक जंग, आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। तो यहाँ कहा गया कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि अभी जो हम पढ़ते हैं, हम यही पढ़ते हैं कि नहीं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कोई काम करेगा, हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि वो बाध्य नहीं होगा, बाध्य होगा। बार बार एक ही चीज़ निकली। एक्चुअली क्या है ना, संविधान में संशोधन कई तरीके से होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है ना, माइंड में क्या है ना, एक बात जाके फिट है कि यार अभी मैं आपसे पूछूं कि लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा का और विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, आपके माइंड में फिट है कि 5 साल। अब यहाँ क्या है ना कि एक बार 5 से 6 कर दिया गया, बाद में फिर 6 से 5 कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं आके कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या था कि मानने के लिए बाध्य है, मतलब अगर मंत्रिपरिषद कह रही है कि नहीं तुम आपातकाल लगाइए आप, तो आप आपातकाल लगाओगे, आप बाध्य हो। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति की भी तो अपनी कोई स्वतंत्रता होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बाध्यता दी गई उनको कि बाध्य होगा। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि जो थी वो बढ़ाकर 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई। मैंने बताया ना, इस तरह का कंडीशन आ गया था कि उनको अपनी सीट छोड़कर हटनी थी, और इंदिरा गांधी किसी भी कंडीशन में अपने सीट को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन एक बात बताइए, जैसे मोदी जी हैं, अब उनका कार्यकाल अगर 5 साल पूरा हो रहा है और अब उनको सीट पर बैठना, तो चुनाव लड़िए। अगर जनता आपके फेवर में है तो आप चुनाव जीतेंगे, फिर से आप गद्दी संभालिए। लेकिन ऐसा थोड़े होता है कि जो आप बैठे रहिए फिर तानाशाही में बोलिए कि नहीं हम 6 साल कर देंगे, 7 साल कर देंगे, 10 साल कर देंगे, 10 साल के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे, ऐसा थोड़े होता है। ठीक है, लेकिन उस समय में ऐसा हुआ कि इस अवधि को 5 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 6 साल। आपात उपबंध में बहुत सारी कंडीशन हुआ पूरे देश में, देश के साथ साथ अब देश के एक भाग में भी अगर मतलब कि नियम बन गया कि 352 की घोषणा किया जा सकता है। 352 की घोषणा कब होती है दोस्तों, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल। तो यहाँ पे कहा गया कि पूरे देश के साथ साथ अब देश के किसी भी एक भाग में 352 की घोषणा की जा सकती है। तो इस तरह थोड़े होता है कि एक भाग में अगर मान लीजिए कि सपोज करिए कि अभी जैसे किसान वाला विद्रोह चल रहा था ना एमपी के पास, अब उसके चक्कर में पूरे देश में आप लगा दो 352, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दो। तो ये तो भाई कर्नाटक केरल में जो लोग रह रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, जो गुजरात में रह रहे हैं, जो उधर अरुणाचल में रह रहे हैं, उनके लिए तो गलत होगा ना। आपका मैटर कहाँ का था, आपका मैटर एमपी का था, तो आप एमपी में संभालो। आप एक मैटर को लेकर के पूरे देश में आपातकाल थोड़े लगा सकते हो। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि इंदिरा गांधी यहाँ पर अपनी शक्ति का कुछ प्रदर्शन ज़्यादा कर रही थी, इसलिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, जबकि आगे ये चीज़ें खत्म की गई। 356 के तहत राज्यों के आपातकाल की घोषणा के पश्चात संसद द्वारा अनुमोदन के पश्चात उसकी समय सीमा भी बढ़ाकर 6 महीने से 1 वर्ष कर दी गई। हालांकि बाद में ये भी कम होगा, तो कितना कर दिया गया, 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया। किसको, जो आपातकाल की घोषणा होती है उसके पश्चात भाई संसद अनुमोदन देती है ना, तो अनुमोदन 6 महीने के अंदर देना होता है, उसको बढ़ा दी कि नहीं संसद जो 1 साल में अनुमोदन देगी। अरे कोई बात होती है, ये तो ज़बरदस्ती है, ये तो ज़बरदस्ती है कि आप जो मन गए वो कर रहे हो। 1900 अच्छा, यही सब रीजन की वजह से इंदिरा गांधी की जो सरकार रहती है वो गिर जाती है। ठीक है, और फिर से भारत में जनता पार्टी की सरकार बनती है, पहली बार कांग्रेस विहीन सरकार। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार बनती है, मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। हालांकि पार्टी में कुछ विद्रोह हो जाता है और 2 साल के अंदर उनको भी सीट छोड़कर हटना पड़ता है, संभाल नहीं पाते वो लोग। तो वो सारी बातें भी मैंने आपसे की, मैं इसीलिए बार बार टोक रहा हूँ कि आप एक बार मौलिक अधिकारों की जंग का वीडियो देखिए, आपको बहुत सारा नॉलेज वहाँ से मिलेगा। 43वां संविधान संशोधन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यह आया था 1977 में। इसमें 42वें संशोधन की कुछ धाराओं को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, फिर आया 44वां संविधान संशोधन, ये आया था 1978 में। दोस्तों 2 ही हैं जो ऐसे हैं आपको याद रखने से, 42वां और 44वां।
ये आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत जो आंतरिक अशांति की बात कर दी गई थी वो याद रखिएगा। यहाँ पे कहा गया कि नहीं, सशस्त्र विद्रोह, जब तक सशस्त्र विद्रोह ना हो उसके आधार के बिना आप पूरे देश में जो आपातकाल है वो नहीं लगा सकते हो। बिल्कुल सही बात है, जब तक सशस्त्र विद्रोह ना हो, जब तक लोग क्या हो, शस्त्र को लेकर के मतलब उतर ना जाए मैदान में और लड़ाई पे उतर ना आए, तब तक जो है आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, खाली इसके आधार पर कि नहीं जो है थोड़ी बहुत दिक्कत है, परेशानी है, तो उसके आधार पर भाई, जैसे अब छत्तीसगढ़ है, वहाँ नक्सलियों से अक्सर मुठभेड़ होती रहती है, अब उसके आधार पर पूरे देश में आपातकाल लगा दिया है, ये तो हो गई ना बात। तो ऐसे थोड़े होता है। तो यहाँ पे नियम बना, मोरारजी देसाई जी की जब सरकार बनी जनता पार्टी की, तो बहुत सारे नियम परिवर्तित हुए, चेंज हुए, और ये बनाया गया। संपत्ति का जो अधिकार था इसको मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार में शामिल कर लिया गया, और 300 क के तहत इसको जोड़ दिया गया। तो संपत्ति का जो अधिकार था ये पहले मूल अधिकार था, इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया और एक अलग से अनुच्छेद बनाया गया 300 क। तो इसके बारे में आपसे पूछता है कि किस में दिया गया है संपत्ति के अधिकार को, तो आपको याद रखना है दोस्तों 300 क। अनुच्छेद 74, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में है। देखिए क्या कहता है, वही मंत्रिपरिषद सलाह के बारे में जो अभी इंदिरा गांधी ने बताई थी कि नहीं बाध्य होंगी वो मध्य प्रदेश की सलाह को मानने के लिए। यहाँ पर कहा गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में ही बाध्य हो जाए, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर पुनः सलाह वही दी गई तब मानने के लिए बाध्य होगा। मतलब थोड़ा सा रिहाई बरता गया किसके साथ, राष्ट्रपति के साथ, कि भाई ऐसा नहीं है कि एकदम बाध्य है, एकदम बाध्य नहीं है, थोड़ा सा आपको एक चांस दिया जाएगा कि आप पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हो एक बार। हाँ, अगर दोबारा आया तो फिर आप मानने के लिए बाध्य हो, क्योंकि हम सारी शक्ति भाई राष्ट्रपति में भी नहीं छोड़ सकते। पता चला कोई तानाशाह राष्ट्रपति आ गया, ठीक है, किम जोंग की तरह दिक्कत हो जाएगा, वो तो मान लीजिए सेना में है, तो अगर राष्ट्रपति को हम तानाशाह बना देंगे तो पद का दुरुपयोग होना चालू हो जाएगा। इसलिए हमारे भारत में जितने भी पद हैं सब एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए हैं कि कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। अच्छा, जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल से 6 साल कर दिया गया था, उसको फिर से घटा करके कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। तो वो तो अपने सीट के चक्कर में बढ़ाई गई थी ना, वो अपने सीट के चक्कर में उन्होंने बढ़ाया था कि हम नहीं उतरेंगे सीट से, हमको इस सीट से प्यार हो गया है और हम सीट से जाएंगे नहीं, हम 5 साल से 6 साल कर देंगे, 6 से 8 कर देंगे, 8 से 10 कर देंगे, वो भाई उनकी मर्जी थी। बाद में जनता पार्टी की सरकार आई तो वहाँ हुआ कि नहीं भाई 5 साल होना चाहिए सरकार, 5 साल ही कर दिया गया फिर से। 52वां संविधान संशोधन आया 1985 में, और यहाँ पे दल बदल कानून पारित किया गया, दल बदल कानून पारित हुआ यहाँ पर, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन में दल बदल कानून जो है पारित हुआ। दोस्तों ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बातें मैं आपसे और करूँगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो है तो परेशान मत होइएगा। 58वां संविधान संशोधन आया, ये आया था 1987 में, ध्यान दीजिएगा, और 394 क जोड़ करके संविधान के हिंदी संस्करण के प्रकाशन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया, क्योंकि इसके पहले क्या था ना कि सब इंग्लिश था, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी संस्करण लाया गया और उसके प्रकाशन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। और किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखिएगा आप, 394 क। 61वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1989 में, और 326 में संशोधन किया गया, अनुच्छेद 326 में जो मतदाता थे लोग उनके मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई कि अब 18 साल पे ही मतलब कि जो व्यक्ति हैं वो वोटिंग कर सकते हैं। और 21 अधिनियम के 21 संविधान संशोधन के तहत है, तो याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन, और सन कौन सा चल रहा था, तो 1989, ठीक है। 326 में संशोधन है, 324 में आपका जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन, ये आपको याद रखना 1992 में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें अनुसूची 19 और भाग 9 और साथ ही साथ 243A, इन तीनों को जोड़कर भारत में पंचायती राज को लाया गया। तो पंचायती राज के बारे में 73वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं जल्दी ही आपको सामने पंचायती राज व्यवस्था का वीडियो लेके आ रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन लगेगा और उसको आप जरूर देखिएगा। तो चलिए इसकी बात तो हम लोग वहाँ कर ही लेंगे। 74वां संविधान संशोधन आया ठीक 1 साल बाद, 1993 में आया 74वां संविधान संशोधन, अनुसूची 12 और भाग 9 क। देखिए यहाँ पे क्या था, सॉरी ये 19 नहीं, सॉरी 11 था ये, ठीक है, मैं स्किप करके माइंड से 11वां था, और ये 12वां था, ठीक है, भाग 9, और यहाँ पे आया भाग 9 क, ठीक है। एक एक स्टेप आगे बढ़ चलिए। और यहाँ पे जो 243A था, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 243P से ZG तक,
दोस्तों इसको याद रखिएगा, पी से जेड जी तक ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, ऐसे दे देगा ऑप्शन ना, क्या बोलते हैं यल से लेकर इतने तक, जेड ए तक, जेड बी तक, वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको याद रखना है, मजबूरी याद रखना। तो 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक जोड़ करके नगर पालिका और नगर निगम, दो चीज़ें यहाँ पे आएंगी आपको देखने के लिए, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अलग से वीडियो में। और उसी नगर, ये जब पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाऊंगा तो वहीं आगे हम इसको भी पढ़ाएंगे। इन दो पॉइंट्स को हम 1-2 दिन में डील करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है वो अनुसूची 11 और इसका अनुसूची 12, 73, 74, 92, 93, 9 का। तो ये एकदम बढ़िया से इसको समझ लीजिए और याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों है 86वां संविधान संशोधन, और ये आया था 2002 में। और यहाँ पे नियम बना कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा और इसको मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। तभी मैंने बताया ना कि मौलिक अधिकारों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, मौलिक अधिकार ये दिया गया, मौलिक अधिकार में दिया गया, लेकिन देखिए शामिल किया गया कर्तव्यों में भी। दोनों जगह पे चीज़ों को रखा गया है, पढ़ने के लिए जो शिक्षा का व्यवस्था बना है ये दोनों जगह पे रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि इसको शामिल किया गया 11वां मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। 10 मूल कर्तव्य शुरू में थे और 11वें में इसको जोड़ा गया। साथ ही साथ अधिकार भी है, कर्तव्य के साथ साथ अधिकार भी है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 2003 में, 89वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें अनुच्छेद 338 क के तहत जोड़ा गया, यहाँ पे ऐड किया गया, ठीक है, ऐड का सिंबल है, इसको समझिएगा, ऐड किया गया। अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया, ठीक है, एक अलग से आयोग बनाया गया, किसके लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइबल के लिए, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए। अनुसूचित जाति को शेड्यूल कास्ट बोलते हैं और अनुसूचित जनजाति को शेड्यूल ट्राइबल बोलते हैं। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए 338 क के तहत क्या किया गया, अलग से जोड़ा गया 2003 में 89वां संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद है दोस्तों 91वां संविधान संशोधन, ये 2003 में लाया गया था। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या जो कि अधिकतम लोकसभा एवं विधानसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं कि सभी व्यक्तियों को मंत्री बना दिया जाए, कुछ तो लिमिटेशन होगा, कुछ तो बाध्यता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नियम नहीं बनता तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंत्री बनने की चाहत में होते हैं और लोगों को बना भी दिया जाता, खाली इसलिए कि उनका मन जीतने के लिए। तो ऐसा नहीं है, जो अधिकतम मंत्रियों की संख्या होगी मंत्रिपरिषद में वो 15% से अधिक नहीं होगी। जितनी लोकसभा में सीट है और जितनी विधानसभा में सीट है, कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और ये लाया गया था 91 संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में। किसी भी राज्य में 12 से कम भी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि जब संख्या कहीं की कम है विधानसभा की तो पता चला कि वहाँ पे 15% निकाला, पता चला 2 आया, 1 आया, तो ऐसा भी नहीं होगा। कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए कि व्यवस्था देखने के लिए इतने होने चाहिए, ठीक है, तो 12 से कम भी नहीं होगी। 97वां संविधान संशोधन ये आया था 2011 में, तो एकदम बिल्कुल पास में हम आ गए हैं। मौलिक अधिकार दिया गया। देखिए इसको 2 जगह पे दिया गया, जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि बच्चों को पढ़ने के लिए उसको मौलिक अधिकारों में भी काउंट किया जाता है और कर्तव्य में काउंट किया जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 11वें नंबर पर कर्तव्य में शामिल किया जाता है। हालांकि बात दोनों याद रखनी है। उसी तरह से सहकारी समिति के गठन का अधिकार दिया गया और इसको मौलिक अधिकारों में भी शामिल किया जाता है। साथ ही साथ इसको मेनली जो शामिल किया जाता है वो शामिल किया जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और वहाँ पे एक अनुच्छेद है 43 ख, ठीक है, 43 ख में इसको अलग से ऐड किया गया है। साथ ही साथ 9 ख भी जोड़ा गया है, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोग अभी पढ़े थे ना 243 जेड, ठीक है, वहाँ जेड एच से लेकर जेड टी तक पूरा 13 अनुच्छेद है जो कि इससे संबंधित है, सहकारी समितियों के गठन से संबंधित है। जेड एच से लेकर के जेड टी तक किससे संबंधित है, सहकारी समितियों से। दोस्तों वो जो पंचायत वाला था, नगर निगम, नगर पालिका और ये 4 चीज़ें आप करंट में याद रखो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 100वां संविधान संशोधन ये 2015 में आया। मोदी जी जब आए स्टार्टिंग में 2014 में सत्ता में आया तो 2015 में उन्होंने सबसे पहले यही संविधान संशोधन हुआ। याद रखिएगा, भारत के कुछ गांवों को बांग्लादेश को सौंपा गया और बांग्लादेश के कुछ गांवों को भारत में शामिल किया गया, क्योंकि वहाँ जो बॉर्डर का विवाद था ना वो बड़ा गड़बड़ था, बहुत ही गलत था। वहाँ पे क्या था कि आदमी भारत में रहते हुए भी बांग्लादेश का निवासी था और कुछ आदमी बांग्लादेश में रहते हुए भी भारत के निवासी थे। तो मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने कहा भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो आप अपने गांव जो है कुछ एक साइड कर लो, हम लोग एक साइड हो जाते हैं, ताकि जो लोग रह रहे हैं उनको सही ढंग से सरकारी चीज़ों का फ़ायदा मिल सके,
ठीक है। अब आपके यहाँ के लोग हमारे यहाँ रहेंगे, हमारे यहाँ के लोग आपके यहाँ रहेंगे, तो डिस्टर्बेंस होगा ना, तो इसी वजह से दिक्कत परेशानी होती थी। तो मोदी जी आने के बाद ये बहुत ही अच्छा काम किए। हालांकि याद रखिएगा, जब सीमा संबंधित कोई बदलाव करना पड़ता है तो वो सारी बातें हैं प्रथम सूची में, और वहाँ पे संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे संशोधन भी किया गया। 101वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2016 में, और इसी के तहत जो है जीएसटी लागू करने का प्लान बनाया गया। हालांकि लागू हुआ 2017 में, लेकिन जीएसटी के बारे में जो पूरा प्रावधान बना वो 2016 में आ गया था। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था वो 122वां। अच्छा दोस्तों, कई लोग कन्फ्यूज होते हैं कि संशोधन विधेयक और संशोधन अधिनियम में अंतर क्या होता है। देखिए, कई बार होता है ना कि कई चीज़ों के लिए जो है विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो जरूरी नहीं ना कि वो पास हो, जब वो पास होगा तभी ना अधिनियम बनेगा। तो जो जीएसटी का नंबर पड़ा था, जिस नंबर पे आया था जीएसटी 122वें नंबर पे आया था, लेकिन पास हुआ तो कितने नंबर पे, 101वें नंबर पे पहुंच गया। तो दोनों बातें आपको याद रखना है, यहाँ पे 122वें नंबर का विधेयक है, लेकिन 101वें नंबर का अधिनियम है। अधिनियम कब बनता है, जब साइन हो जाता है। तो लोकसभा ने इसको पास कर दिया था 3 अगस्त 2016 को, राज्यसभा ने, और लोकसभा ने पास कर दिया था 8 अगस्त 2016 को। तो दोनों लोगों ने पास कर दिया, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिया। इस तरह से ये लागू हो जाना था। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, संशोधन विधेयक तो यहाँ पारित हो गया, लेकिन यह विधेयक क्योंकि संघ और राज्य दोनों से संबंधित था, संघ और भाई जीएसटी माने पूरा टैक्सेशन रूल आप चेंज कर रहे हो, पूरा प्लान चेंज कर रहे हो, तो ये आपकी केंद्र की अकेले की व्यवस्था नहीं थी, इसमें राज्यों का सहयोग भी जरूरी था। तो ये दोनों से संबंधित विधेयक था, संघ और राज्य। अतः इसे अधिनियमित होने से पूर्व, ठीक है, कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। कम से कम आधे राज्य जो है समर्थन दें। तो सबसे पहला जो राज्य समर्थन दिया था वो कौन था, असम था। हालांकि हमारा उत्तर प्रदेश जो है बाद में समर्थन देता है, स्टार्टिंग में नहीं देता है, बाद में दिया हुआ है, काफ़ी बाद में, जब आधे से अधिक हो जाते हैं फिर वहाँ पे देता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे पहला राज्य कौन था, असम था। अच्छा, 3 चीज़ें आपको यहाँ ध्यान देनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस है, क्योंकि इधर बीच 1 साल से एग्जाम भी नहीं हो रहा है, कोई लगातार कोई अच्छा एग्जाम भी नहीं आया। तो हमारे सामने अगर कोई अच्छा एग्जाम आता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि संविधान संशोधन से जीएसटी से क्वेश्चन तो बनता है, और मैं फिक्स बता दूं कि 4-5 लाइन में यहीं से क्वेश्चन आएगा। अब देखो क्या हुआ, जीएसटी लागू तो हो गई, लेकिन यहाँ पे जो है ना कुल 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात कि कुछ संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी, कुछ को बदला गया कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो संशोधन हो गया। कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई और कुछ को समाप्त किया गया। समाप्त किया गया 268A को। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जीएसटी लागू करने के दौरान, ठीक है, जो अधिनियम पारित हुआ उसमें किस अनुच्छेद को समाप्त करने की घोषणा की गई। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, 268A को समाप्त करने की घोषणा की गई। क्या जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 264A, 269A, 279A, इन 3 को जोड़ा गया। फिर से 246, 269, 279, चाहे जैसी भी आप ट्रिक वाइज इसको याद कर सकते हैं, लिख के याद कर सकते हैं, जैसे भी याद कर सकते हैं इसको याद कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी इसको याद करना है। इनको जो है जोड़ा गया है, इनको समाप्त किया गया है। और संशोधन का हुआ तो याद रखिएगा भाग 11, भाग 12, भाग 19 और भाग 20, ये 4 भाग में संशोधन हुआ। 11, 12, फिर 19, 20। स्टार्टिंग में देखिए 10 के बाद जाएंगे तो 11, और 10 के लास्ट में, 10 वाली सीरीज के लास्ट में जाएंगे तो पहाड़े में आएगा 20, ऊपर से 12, इधर से 19, 11, 12, 19, 20 लाइन से। अनुच्छेद भाग 11 में अनुच्छेद 248, 249, 250, इन 3 में संशोधन हुआ है। भाग 12 में 268, 269, 270, 271, 286, इतने में संशोधन हुआ है। इसके बाद देखिए 19वें में जो अब बात कर रहे थे, 19वें में 366 के आसपास की कुछ चीज़ें आ जाएंगी। भाग 19 में भी संशोधन है, यहाँ पे क्लियरिटी नहीं हो पाई हमको कि क्या डालना था, तो भाग 19 से आप याद रखिएगा। साथ ही साथ अनुच्छेद 368 है, तो जब भी संशोधन होता है तो यहाँ पे होना ही होना है। साथ ही साथ दोस्तों 6वीं और 7वीं अनुसूची में भी संशोधन हुआ है। तो इस तरह से आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, और आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन चीज़ें कंप्लीट हुई। अब मैं इसका 2 वीडियो बनाता तो यार उतना मज़ा नहीं आता, ठीक है। आप कोशिश करिएगा कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो पे ऐड आता दोस्तों तो प्लीज़ ऐड पे क्लिक किया करिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये अच्छे अच्छे मैटर उनके पास पहुँच पाएँ। फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि जो पंचायती राज वाला था, स्थानीय निकाय का और
आपके जो नगर पालिका था, और हमने आगे बात किया था सहकारी समितियों के बारे में। ये 3-4 चीज़ें आप अच्छे से याद रखोगे, और जीएसटी की चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आएंगे ना तो यही 3-4 चीज़ों से आपके क्वेश्चन 100% आएंगे, ये मैं श्योरिटी के साथ दावे के साथ कर सकता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।